नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस शो, योर फेवरेट मिशन कमीशन। मेरा मिशन आपका कमीशन बढ़ाना है। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर पढ़ लेता हूँ एज यूजुअल। फ्रेंड्स, this content shared on this channel is purely for educational and motivational training and information purposes for insurance advisors and financial professionals. Views, strategies, examples, and discussions presented during these sessions are based on personal experience, industry understanding, and practical learning. This channel does not guarantee any specific income, commission, business growth, or financial results. Individual performance depends on personal efforts, skills, market conditions, and implementation. Viewers are advised to verify official rules, regulations, product features, and company guidelines before taking into any business or financial decisions. Mission Commission or Asher's Helping Hands are not responsible for any personal or professional decisions taken on the basis of the content of this channel. Thanking you for being with me. Let's begin, दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं रेफरल्स के ऊपर। रेफरल्स क्या होता है? रेफरल्स ये होता है कि जब आप ऑलरेडी एक सेल कर चुके हैं तो दूसरा सेल के लिए आप उनके पास से एक दोस्त का नंबर या उनकी पहचान वालों का किसी का कांटेक्ट आपके साथ शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करने की जाती है। तो ये जो रिक्वेस्ट करने का तरीका है, ये हम बहुत अलग अलग तरीके से करते आ रहे हैं और उसमें हमको कोई पक्का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मिलता भी होगा, लेकिन ज़्यादा करके लोगों को ये जो आइडिया है वो समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर हम सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आज मैं इसके ऊपर आपके साथ एक बहुत ही डिटेल में बात करूंगा कि रेफरल्स कैसे जनरेट होते हैं, रेफरल्स को कैसे मांगना चाहिए, रेफरल्स को कब मांगना चाहिए और रेफरल्स को मांगने के सही तरीके क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि रेफरल्स कब जनरेट होते हैं। रेफरल्स तब जनरेट होते हैं उसमें जब आप उनको सर्विस देते हो, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को जब आप रेगुलरली मिलते हो। रेगुलरली मिलना मतलब क्या है? आप उनके साथ कनेक्टेड हो। दोस्तों, मेरा पहला सेशन था, वो आपको याद है क्या था? वो कंटेंट सबसे पहले क्या करना है? कनेक्ट करना है। कनेक्ट होने के बाद में क्या होता है? कन्वे होता है। कन्वे होने के बाद क्या होता है? कन्विंस होता है। कन्विंस होने के बाद में क्या प्रोसेस में आता है? क्लोजिंग आता है। और जब क्लोजिंग हो जाता है सही तरीके से, तब मेरा ये ट्रम्प कार्ड बाहर आता है। वो क्या है? रेफरेंस। जब ये 4 प्रोसेस खत्म होते हैं तब आता है रेफरेंस। तो दोस्तों, जब आप स्टार्ट करते हो तो आप कनेक्टेड हो, क्लोजिंग हो गया है, नए कस्टमर बन चुके हैं, आपके साथ जुड़ चुके हैं, और इन नए कस्टमर्स के साथ में आपको रेफरेंस मांगना चाहिए। अगर आपको नेटवर्क बढ़ाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। आपका नेटवर्क ही आपका हैसियत को बनाएगा। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें 4 स्टेप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो 4 स्टेप्स क्या होते हैं वो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है सर्विस, उसके बाद आता है ट्रस्ट, उसके बाद आता है वैल्यू, और चौथा जो है वो रेफरल। अब यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि सर्विस जो पहला स्टेप है, ये क्या है। सर्विस यानी वो है कि आप उनको कितना जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हो। मतलब आपका जो रिस्पॉन्स देने का वक्त है वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें किसी ने फ़ोन किया और हम फ़ोन कट करके रिसीव नहीं किए और 2 दिन के बाद में हम बोल रहे हैं कि सर आपने मुझे ट्राई कर रहे थे तो क्या बात थी। ये नहीं होना चाहिए। आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हो सकता है आप ट्रैफिक में अटके हुए हों तो आप गाड़ी साइड में ले लीजिए, बाइक साइड में ले लीजिए, और आप उनसे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आप बात कर लीजिए। क्या होता है, जनरली हम कॉल अवॉइड कर लेते हैं, और वो कॉल अवॉइड करने से हमारा जो सामने वाले के पास इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? सबसे पहले कोई भी कॉल हो, कोई भी फ़ोन आए, कोई भी आपको मैसेज आए, तो इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप बता दीजिए कि मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और बाद में बात कर लीजिए।
तो ये क्या होगा, यू हैव टू रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली, आपने बहुत जल्दी से उस चीज़ का रिस्पॉन्स करना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो गलती हो रहा है वो हमारा कस्टमर के ऊपर जो हम ये कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, वो इमीडिएट होना चाहिए। ये गलती हमारे से बहुत बार हो जाती है। दूसरा पॉइंट जो है वो है प्रीमियम रिमाइंडर्स। दोस्तों, हम ऐसा अक्सर देखने में आया है कि आप पॉलिसी बेच चुके हो और बेचने के बाद में रिमाइंडर्स, वो तो भेजेंगे ना कंपनी, हमें क्या है, वो तो भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, वही प्रीमियम का पेमेंट जब आपके थ्रू जाता है, मतलब आपके रिमाइंडर से वो अगर जाता है, तो आपका वैल्यू बढ़ता है। दोस्तों, हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, हमें अपनी वैल्यू बढ़ाने से ही हमें रेफरल्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, आपको जो रिमाइंडर है वो 1 महीना पहले से भेजना है। 1 महीने का वक्त उनके पास होना चाहिए कि वो आपको क्या है, वो एडजस्ट कर सके, वो पैसा एडजस्ट कर सके। अभी ईयरली प्रीमियम है 60-70 हज़ार रुपये का प्रीमियम है। अगर आपने 1 महीना जल्दी दे दिया है रिमाइंडर, तो उसको एन वक्त पे भागना नहीं पड़ेगा, जमा करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, और वो भी हम उनको आगे से गाइड कर सकेंगे कि भैया अभी ये 1 महीने के अंदर आपको प्रीमियम भरना है। तो दोस्तों, क्या होना है, प्रीमियम रिमाइंडर्स अगर आप वक्त पे भेजेंगे तो आपको रेफरल मिलने का चांस बढ़ जाता है। और क्या होता है, क्लेम्स का सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने क्लाइंट्स को, हर बार तो क्लेम आता नहीं है, लेकिन अगर उनकी फैमिली में या उनके दोस्त सर्कल में, उनके जो परिवार के बाकी के लोगों का अगर कोई भी क्लेम हो, तो आप उन्हें बोलिए, आप उन्हें बताइए कि मैं पूरा सपोर्ट देने को तैयार हूँ। आप जब क्लेम का सपोर्ट देंगे तो रेफरल ऑटोमेटिक जनरेट होगा। आपको वो सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या होगा, क्लाइंट को उनके ऑफिस में आप उनको बताइए कि आपके ऑफिस में भी अगर किसी का क्लेम होगा तो मैं उसके ऊपर फॉलो अप करके उसके साथ मैं आपको दिलवा के दूंगा। कोई भी सिटी का हो, हम हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हम अपने यार दोस्तों से उस ब्रांच का हम फाइंड आउट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, क्या है, क्लेम सपोर्ट, आपको उनका कोई भी टाइप का क्लेम हो उसके लिए सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। और क्या होता है कि वो क्लाइंट्स के विशेस, यानी बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई भी उनका जैसे त्यौहार हो, तो कल ही जैसे ईद का त्यौहार था, तो हमें उनको विश करना बहुत ज़रूरी है। जब हम टाइम टू टाइम उनको विश करेंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स का बर्थडेट्स लेकर हम उन्हें विश करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, हमारा रिलेशन जो है वो बढ़ जाएगा, और हमारा रिलेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और हमारा रिलेशन स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, हमें रेफरल्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, यू हैव टू बी कनेक्टेड। उनके हर वार त्यौहार में आप शामिल होना बहुत ज़रूरी है। शामिल फिजिकली नहीं, एटलीस्ट फ़ोन कॉल पे, या आप उनको मैसेज करके या पोस्टर भेज के या स्लाइड भेज के, कुछ ना कुछ तरीके से आप उनके साथ कनेक्टेड रहिए, तो आपको रेफरल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये एक बात हो गई आपको क्या करना चाहिए। उसके साथ में और भी 1-2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ये है कि आपने उनको बहुत पॉलिसीज़ बेचे हैं, मतलब 3-4 पॉलिसीज़ आपने उस फैमिली को दिए हुए हैं। आपका काम क्या है, आपको ईयरली उस पॉलिसी का रिव्यू लेना चाहिए। जब आप पॉलिसी का रिव्यू लेंगे तो आप उनको गाइड कर सकेंगे कि भैया जनवरी और जून के बीच में आपका कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो आप ये दोनों पीरियड के बीच में एक पॉलिसी और ले सकते हो। जनवरी और जून के बीच में, मार्च महीने में अगर आप चाहे तो मैं आपको एडजस्ट करा के दे सकता हूँ, या आपको मई महीने में चाहिए तो मैं एडजस्ट करा के दे सकता हूँ। पॉलिसी का रिव्यू लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक रिव्यू लेने के टाइम पे क्या होता है, हमें ये मालूम पड़ता है कि कहाँ पे गैप है, उन्होंने कहाँ पर जॉब चेंज किया है, उन्होंने अगर जॉब चेंज किया है तो सैलरी इंक्रीज़ हो गई है। 1 साल के अंदर बहुत कुछ होता है दोस्तों। क्या होता है, घर में बच्चा पैदा हो जाता है, किसी का डाइवोर्स हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है, किसी के भाई की शादी हो जाती है, बहुत कुछ होता है साल भर में। सैलरीज चेंज होती है, अप्रेजल्स मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, हर साल में एक बार पॉलिसी का रिव्यू लेना चाहिए फैमिली वाइज। जब आप वो फैमिली वाइज रिव्यू लेंगे और ये अगर उनको आदत सी लगेगी, यानी 2-3 बार अगर आपने किया है, तो आपको वो सामने से बताएंगे कि भैया ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो ये हमें बहुत ही पसंद है, और हमारे दोस्त का भी आप इसका करा के दीजिए।
पॉलिसी रिव्यू इज़ वन एस्पेक्ट, एक तरीका है नज़दीक जाने का, मतलब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने का। जब रिलेशन मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा। जब आपका वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा कि सामने वाला आपको रेफरल देने से झिझकेगा नहीं, वो शर्माएगा नहीं, वो उसको अच्छा लगेगा रेफरल देना। तो हमें वो एक सीन क्रिएट करना चाहिए कि जब वो आपको पॉलिसी के लिए रेकमेंड कर सके। और दो तरीके हैं, आपने उनको प्रीमियम का कैलेंडर बना के देना है। प्रीमियम कैलेंडर मतलब क्या होता है, कौन से महीने में कौन सा प्रीमियम ड्यू है उसका एक चार्ट बना के देना चाहिए। अब घर में 3 या 4 पॉलिसीज़ है तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आदमी को वो हर टाइम याद रहे। तो आपने एक प्रीमियम का कैलेंडर अगर आप बना के देते हो तो उससे क्या होता है कि वो हमेशा के लिए उसमें देखकर आगे प्लानिंग कर सकता है। तो ये है प्रीमियम कैलेंडर बना के देना। और क्या होता है कि अगर उसका कस्टमर के पास बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए होते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने बैंक एफडीज़ में किया हुआ है, कुछ इन्वेस्टमेंट एफडी एनएससी में किया हुआ है, पोस्ट ऑफिस में किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ों का एक पोर्टफोलियो तैयार करना है, एक फ़ाइल तैयार करनी है और वो आपने उनको मदद करके देना है। वो फाइल और वो पोर्टफोलियो, जिसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, जो फाइल है उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो आपने उनको एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के देना है, एक फ़ाइल बना के देनी है। उनकी मदद लेनी पड़ेगी, ले लीजिए, उनको बताइए कि मैं आपसे आपका एक पोर्टफोलियो तैयार करना चाहता हूँ, मैं आपकी एक फ़ाइल तैयार करना चाहता हूँ। तो आपके साथ मैं आधा 1 घंटा बैठूंगा और डिटेल्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट्स का चार्ट बना के दूंगा और कौन सी तारीख को कौन सा मैच्योरिटी होने वाला है, वो कहाँ पे कौन से साल में गैप है। अगला 15 साल का 10 साल का आप जब पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको समझ में आता है कि 2026 से में आपका जो एक मैच्योरिटी है, उसके बाद में 2030 में है, उसके बाद सीधा 2040 में है। ये बीच में का जो गैप है उसमें आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। वो लिक्विडिटी को आपको एडजस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने उनको एक पोर्टफोलियो बना के देना बहुत ही ज़रूरी है। जब ये प्रोसेस आप करते हो, इस सर्विस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और सर्विस देना हमारा काम है। जब तक हम सर्विस नहीं देंगे तो रेफरल कैसे मांगेंगे। दोस्तों, सबसे पहला काम होता है कि उनको आप अच्छी सर्विस देना, टाइम पे सर्विस देना, मजबूत सर्विस देना। अब सर्विस देना मतलब सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। मुझे कई बार कॉल आते हैं, सुबह में आते हैं, रात को आते हैं, अशर सर एक प्रॉब्लम हो गया। मैं बोले बताइए सर, क्या सर्विस क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। हमारा कुक भाग गया है तो हमें एक अच्छा कुक का बंदोबस्त करके दीजिए। अब ये कोई मेरा काम है क्या? कुक देना मतलब रसोईया। अब ये वो मेड होती है जो कुक करने को आती है, या कोई आदमी है जो आपका आचार्य है, वो तो उसका बंदोबस्त मुझे करके देने का रिक्वेस्ट आया। मैंने 2 घंटे के अंदर उनको ये काम करके दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरा जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे कुक भी है, बहुत सारी मेड्स भी है जो ये काम करते हैं, और मेरा उनके साथ रिलेशन बढ़ाने के लिए इधर का कांटेक्ट उधर करा के देने से मेरा इमेज ऊपर हो गया, और वो आदमी जिसको मैंने वो फैसिलिटी करके दी वो मुझे अपने आप मतलब करीब हो गया। यानी क्या हो गया, हमारा रिलेशन स्ट्रांग हो गया। अब जब कुक को ज़रूरत होती है, दूसरा सर मेरे पास अभी काम नहीं है, 2 काम और दिलवा दीजिए, तो मैं उनको इन लोगों से मिलवा देता हूँ जिनको ज़रूरत है। तो आस पास में अरस परस, गुजराती में बोलते हैं कि अरस परस अगर आप करा के देते हो तो क्या होता है, आपका काम बनता है, रेफरल्स मिलने के चांसेस, आपको मांगने का जो टाइम है वो सही मिल जाता है, मांगने की हिम्मत आ जाती है हमारे अंदर। तो सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्लाइंट क्या सोचता है, वी कम टू पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है? ट्रस्ट। अब क्लाइंट को क्या चाहिए, हमेशा ये ध्यान में रखिए कि उसको क्या चाहिए। जब उसको वो चीज़ मिलेगी तो ही वो आपको रेफरल देगा। अब क्लाइंट को क्या चाहिए रहता है कि एक एजेंट जो है वो हॉनेस्ट होना चाहिए। अगर वो हॉनेस्ट होगा तो क्या होगा, आपका एडवर्टाइजिंग वो खुद करेगा। मतलब क्या है, उन्होंने आपको प्रीमियम भरने के लिए कुछ कैश दिया, तो आपने वो इमीडिएटली डिपॉजिट करके उसका रिसीट अगर आपने पहुंचा दिया, आपकी हॉनेस्टी का प्रूफ आपने दिया, तो उससे क्या होता है
कि वो सामने वाले का विश्वास आपके ऊपर बढ़ता है, और जब वो विश्वास बढ़ेगा तो वो रेफरल देने को हिचकिचाएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको अपना जो है वो इमेज तैयार करनी है कि आप एक बहुत ही हॉनेस्ट एजेंट हो। अब ये कोई एक दिन में 2 दिन में नहीं होता है, ये प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। ट्रस्ट इज़ नेवर, एक दिन में कभी कोई ट्रस्ट नहीं करता। ट्रस्ट हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ सिचुएशंस, जहाँ पे आपने उनको मदद की है, तब जाके वो ट्रस्ट आपके ऊपर, वो आपको भरोसा कब करेगा, आपके ऊपर भरोसा कब करेगा वो, जब आपने उसका काम टाइम पे किया है, सही किया है, और उनको मदद हमेशा आपकी तरफ से मिल रही है। अगर वैसा सिचुएशन हो जाएगा तब वो आपको रेफरल देने के लिए मन से तैयार हो जाएगा, खुशी से रेफरल्स मिलेंगे आपको। मतलब ज़बरदस्ती से मांगने से रेफरल्स नहीं मिलते। हमारे यहाँ बहुत ही गंदी आदत है, हमको बहुत सारे ट्रेनिंग के लिए जो लोग आते हैं वो बताते हैं कि जाके 2 रेफरल मांगो, उनको बोलो मुझे सर आपके मोबाइल में से 2 नाम दे दीजिए। अरे 2 नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला। क्या वो 2 नाम आपको कोई भी 2 नाम दे देगा, वो जिसका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, इस्त्री वाले का नंबर दे देगा, झाड़ू वाली का नंबर दे देगा, क्या करोगे आप वो नंबर लेके? 2 रेफरल चाहिए था ना, ये ले रेफरल, जान छोड़ मेरी। ऐसे रेफरल्स लेके कुछ नहीं होने वाला, हमें चाहिए सॉलिड रेफरल्स। तो सॉलिड रेफरल्स कब मिलते हैं? जब आपका ट्रस्ट बना हुआ है सामने वाले के ऊपर, तब जाके आपको ये रेफरल्स मिलने का स्कोप बढ़ता है। दूसरा क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्सिव एजेंट बनना है। मतलब हर सिचुएशन में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अगर उसके घर में इमरजेंसी है, आप खड़े हो। उसके घर में खुशी का माहौल है, आप खड़े हो। उसके घर में कोई और प्रसंग ऐसा है जिसमें आपका प्रेजेंस उनके हर इवेंट में होना बहुत ज़रूरी है। जब ये होगा तो क्या होगा? एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ट्रस्ट बिल्ड होएगा तो क्या होएगा? काम बनेगा। अब ट्रस्ट आपके ऊपर कोई क्यों करेगा? तब करेगा जब आप नॉलेजेबल हो, आप अच्छी नॉलेज शेयर करते हो, आप अच्छा गाइड करते हो। जब आप उनको अच्छा गाइडेंस दोगे तो विश्वास आपके ऊपर बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार यही बात बोलो कि ये कंपनी अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये ले लो, वो ले लो, साथी, आनंद, उत्सव, अमर। ऐसा नहीं होता है। देयर आर अदर फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। कस्टमर को बताना ज़रूरी है कि थोड़ा पैसा आप एफडी में रखो, इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करो। आपको कभी इमरजेंसी में पैसा लगेगा तो आपको पैसा कहाँ से आ सकता है, उसका बंदोबस्त करो। शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मिड टर्म प्लानिंग, ये गाइड करो। आप जब उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हो, आप उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा पूरा गाइड करते हो। मैं तो यहाँ तक बोलता था 2 साल पहले कि गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो। मुझे ऑफिस में बोलते थे आप क्या बोल रहे हैं, गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास है, तो आप गोल्ड ले लो क्यों बोलते? सामने वाले का पोर्टफोलियो में क्या कमी है वो देख के उसको गाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ बेचना है तो हमने बस बेचना ही बेचना है, ऐसा नहीं होता है। आपको सामने वाले की नीड, उनका एनालिसिस करके आपको उसको सही गाइडेंस देनी है। और म्यूचुअल फंड में लोग बोलते हैं कि पैसा मत डालो, वो रिस्की है। कभी कभी मैं सामने से बोलता हूँ कि भैया डाल दो थोड़ा बहुत, थोड़ा डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डालना, शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में मत डालना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम उनको गाइड करेंगे। आपका नॉलेज लेवल ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला जब आपको सुनता है और अगर आपके पास से दी हुई नॉलेज का वो फ़ायदा उठाता है, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। जब विश्वास बढ़ता है तो रेफरल्स भी मिल सकते हैं। तो ये है नॉलेज शेयरिंग के ऊपर। आपको सिर्फ एजेंट बना के रहना नहीं है, हम सेल्स पर्सन नहीं हैं। हम एक बार माल देके भूल जाते हैं, ऐसे हम लोग नहीं हैं। हम प्रोफेशनल एजेंट्स हैं और प्रोफेशनल एजेंट को ही रेफरल्स मिलते हैं, ये ध्यान में रखिए। कोई फालतू एजेंट को नहीं मिलेगा। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ फालतू। बहुत सारे एजेंट्स हैं जो एक बार माल बेचने के बाद में वापस शक्ल तक नहीं दिखाते, रिमाइंडर तो छोड़ो, सर्विस देना तो भूल जाते हैं। और सामने से अगर कस्टमर आ भी जाता है 5-6 साल के बाद में तो पहचानते भी नहीं है। ये नहीं होता, ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे कमीशन नहीं बढ़ेगा। आपको हमेशा से कनेक्टेड रहना चाहिए और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेरे बाकी के वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप था सर्विस अच्छी देनी चाहिए। सेकेंड स्टेप था ट्रस्ट,
वो भी आपने बिल्डअप करवाना चाहिए, करना चाहिए। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वैल्यू। ये क्या होता है? वैल्यू क्रिएशन। जब आप अपना वैल्यू क्रिएट करते हो, अपनी ताकत उससे शेयर करते हो, आप उसको अपनी काबिलियत बताते हो, तब जाके वो यूज़ करता है आपकी ताकत को, आपकी वैल्यूएशन को, और तब वो आपके नज़दीक आता है। तो ये वैल्यू कैसे बढ़ानी चाहिए? आपको ये वैल्यू बढ़ाने के लिए उनको अच्छी अच्छी टिप्स देनी चाहिए। अच्छी टिप्स में आप टैक्स सेविंग का टिप्स दे सकते हो कि फली इन्वेस्टमेंट करने से आपका ये टैक्स बच सकता है, ये करने से यहाँ पे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। आपको उनको इन्वेस्टमेंट के टिप्स देने चाहिए। ये मत बोलना कि स्टॉक एक्सचेंज में डाल दिया, आपको लग गई लॉटरी। ऐसा नहीं होता है, ऊपर नीचे वहाँ भी होते रहते हैं। आप उनको चाइल्ड के एजुकेशन के प्लानिंग के ऊपर बात कर सकते हो, अच्छी अच्छी टिप्स दे सकते हो। और क्या है, उनके बच्चों की मैरिज के लिए आप गाइड कर सकते हो, उनको रिटायरमेंट का अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। आज वो 45-40 साल का है, 20 साल के बाद में उसको कितना पैसा लगने वाला है और वो पैसा कहाँ से आने वाला है, उसके ऊपर अगर आप उसको गाइड करोगे, उसको सही ढंग से अवेयरनेस क्रिएट करोगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को है ना आइडिया नहीं होता है कि 20 साल के बाद में महंगाई कितनी होगी, और महंगाई कितनी होगी तो का खर्चा कितना लगेगा, और खर्चा इतना लगने वाला है तो आपके पास मूल कितना होना चाहिए, कैपिटल कितना होना चाहिए, ये अंदाज़ा लोगों को नहीं होता। आज की तारीख में ऐसा सोचने वाले बहुत लोग हैं कि वो बोलते हैं कि भैया 1 करोड़ है हमारे पास, 1 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। दोस्तों, 2 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। आप खुद सोचिए, 2 करोड़ रुपया आपके पास है और आप आज रिटायर हो चुके हो, और बैंक में आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो तो आपको 6.5 to 7% का इंटरेस्ट रेट आता है। 1 करोड़ रुपया मतलब साल का सिर्फ 6.5 लाख, 60 लैक्स आपको मिलने वाला है, 6 लैक्स मिलने वाला है। तो 6 लाख बोला तो 50,000 रुपया महीना आपके पास वो इंटरेस्ट आएगा। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वो आपको कम पड़ेगा, और वो कम पड़ेगा मतलब अगले 2 साल में आप देख लीजिएगा, आप अगले 2 साल में देख लीजिए महंगाई कैसे बढ़ रही है। जियो पॉलिटिक्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था चल रही है उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि 15 दिन पहले पेट्रोल का दाम 103 रुपया था पूना में, आज 111 रुपया हो गया है और कल 120 हो जाएगा। अगर पेट्रोल का दाम इतना तेज़ी से बढ़ रहा है तो मेरा इनकम तो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, तो आगे 20 साल में क्या होगा पेट्रोल का दाम? दूध हम जो लेते थे 5 साल पहले 40 रुपये में लेते थे, आज हो गया उसका 60 रुपया 70 रुपया हो गया है। तो 20 साल के बाद में वो कितना होगा? और वो अगर ये तरीके, देखिए सैलरी इंक्रीज़ होती है, हमें बताया जाता है कि इन्फ्लेशन का रेट जो है वो क्या है, 6% है, लेकिन हमारा जो इनकम है वो तो इतना जल्दी नहीं, इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, तो हमें हमेशा से शॉर्टफॉल रहेगा। तो ये अवेयरनेस आप क्रिएट करेंगे, उनके साथ बैठिए, उनको गाइड कीजिए। अवेयरनेस बढ़ेगा तो रेफरल मिलने के चांसेस मिल जाते हैं। अब होता है कि आपको कब मांगना चाहिए और तरीका क्या है, सही तरीका रेफरल मांगने का क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ये मत बोलिए कि मुझे 2 नाम दे दो, ये गलत तरीका है। आपको अगर सही तरीका चाहिए तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरा काम वैल्यूएबल लगा, अगर मेरा काम आपको वैल्यूएबल लगता हो तो मुझे ऐसी फैमिलीज से मिलवाइए जिनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर मेरा काम आपको पसंद आया, अगर आपका मेरा किया हुआ गाइडेंस से आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे आप ऐसे लोगों से मिलवाइए जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप, और दूसरा एक पॉइंट है, दूसरा तरीका क्या है मांगने का, रेफरल मांगने का दूसरा तरीका क्या है? कौन ऐसे दोस्त है आपके जो फैमिली का फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचते हैं? ऐसे आपके कौन दोस्त है जो अपनी फैमिली का फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? आप जब कन्वर्सेशन यानी हमारे बातचीत करने के ढंग से अगर आप रेफरल्स मांगेंगे तो आपको रेफरल मिलने का चांस बढ़ जाता है। और कौन सा है? सही टाइम क्या होता है, मतलब रेफरल मांगने का सही टाइम क्या होता है? हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमने पॉलिसी बेची कि इमीडिएटली हम बोलते हैं सर 2 नाम दे दो। ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा सही टाइम पे रेफरल मांगनी चाहिए। अभी सही टाइम कौन से है ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब पॉलिसी मिल जाती है उनको, मतलब आजकल बाय पोस्ट आती है, जब पॉलिसी मिल जाती है आप हमेशा से कनेक्ट रहिए। सर आपका पोस्ट में आ गया है, डॉक्यूमेंट आ गया है,
आपका सही आपने चेक किया, नाम बराबर है वगैरह सब। जब वो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आप पूछिए, क्या पूछेंगे? सर क्या मुझे आप ऐसे 2 लोगों के नाम दे सकते हैं जो फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? यहाँ पे आप वो लाइन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका पूछना है, जब आपने उनको क्लेम सेटल करने के लिए हेल्प किया है, उनका क्लेम का पेमेंट हो चुका है, उन्हें ये आपके ऊपर का ट्रस्ट बढ़ गया है, आप वो सही मौका है रेफरल मांगने का, मांग लीजिए, बिंदास मांग लीजिए, हो जाएगा आपका काम। तीसरा कब होता है, आप हमेशा से उनको प्रीमियम भरने का रिमाइंडर देते आ रहे हैं। ये रिमाइंडर देने से क्या हुआ है कि उसने कभी ना कभी एक अप्रिशिएट किया, अरे अशर सर आपने मुझे अच्छा हुआ रिमाइंड किया कि मेरा प्रीमियम ड्यू था, मैं तो भूल ही गया था, आपने मुझे सही टाइम पे याद दिला दिया, 1 महीने पहले आपका मैसेज आ गया तो मैंने बंदोबस्त कर दिया और आपका प्रीमियम जो था वो मैंने मेरा भर दिया है। ये जब ये एप्रिसिएशन होता है, ये जब आपके ऊपर वो जो एक कनेक्शन बढ़ जाता है कि आपके कुछ बोलने से उनको फ़ायदा हुआ है, मांग लीजिए। रेफरल मांगने का सही मौका है ये, मांग लीजिए। आपने उनका कुछ काम किया है, उनको याद दिलाया है और वो खुश है आपसे। जब वो खुश है तो वो सही टाइम है। चलिए, और कभी होता है, आपने एजुकेशन प्लानिंग के ऊपर बात किया, डिस्कशन किया, आधा पौना घंटा आप उनके साथ बैठे, उनको आपने उनके बच्चों का एजुकेशन का प्लान करके दे दिया है, वो खुश है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तभी मांग लीजिए कि भैया आपके कोई दोस्त का भी अगर फाइनेंशियल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में डिस्कस करना हो तो मैं हूँ, आप मुझे उनका रेफरेंस दे दीजिए। गलत टाइम कौन सा है? सही टाइम तो हमने देखे, गलत टाइम कौन सा है? पहली मीटिंग में कभी नहीं मांगना चाहिए। आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो, आप उनके साथ बैठ के कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हो, आपके ऊपर उनका पूरा विश्वास भी अभी तक नहीं हुआ है। गलत टाइम पे रेफरल मांगोगे, आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बोगस रेफरल मिलेगा। और क्या है, आपने डिजिटल मेथड यूज़ करना है। रेफरल मांगने के डिजिटल तरीके भी होते हैं। वो क्या होते हैं कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस में बहुत सारे पोस्ट, एक साथ में 10-12 पोस्ट प्लीज़ मत डालिए, कोई नहीं देखता है। आप खुद भी नहीं देखते हैं, लोगों ने अगर 7-8 पोस्ट किया रहेगा तो। आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए कि ज़्यादा में ज़्यादा 2 या 3 पोस्ट होने चाहिए, वो भी हफ्ते में 4 या 5 बार। आप तंग मत करो लोगों को। अगर आप तंग करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। एक साथ में 15-20 पोस्टर किसी ने भेजा, माय प्लान, योर प्लान, आवर प्लान, ये प्लान, वो प्लान, ये भर, उतना ले, कितना आप दबाओगे किसी को? सिर्फ 2 या 3, और वो भी टू द पॉइंट पोस्ट होने चाहिए। ये नहीं कि पूरा पेज आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया। किसको टाइम है वो 30 सेकंड के अंदर पूरा पेज पढ़ने का? आप खुद सोचो ना, आप पढ़ पाते हो क्या? तो क्यों आप ज़्यादा ओवरडोज कर रहे हो लोगों को? सही अप्रोच, मतलब सही टाइम पर सही स्लाइड, व्हाट्सएप का स्टेटस के ऊपर, सेम वे फेसबुक के ऊपर। फेसबुक में आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाइए, और उस दोस्तों हों ज़्यादा बनाने के बाद में आप पोस्ट कीजिए। क्या होता है कि आपकी पोस्ट आपके दोस्त तक तो जाती है, लेकिन उनके दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड होती है। मतलब वो जब आपकी पोस्ट देखता है तो उसके दोस्त भी आपकी पोस्ट देखते हैं, और वो देखने से क्या होता है, आपका पोस्ट का मल्टीप्लिकेशन होता है और वो रेफरेंस जनरेट होते हैं। तो ये एक तरीका था। और क्या था, आपको यूट्यूब का यूज़ करना चाहिए। आप शॉर्ट्स बनाइए, छोटी छोटी वीडियोस बनाइए 30 सेकंड के अंदर के, और वो आप डालते रहिए। आप डालिए, हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए, आपका काम बनेगा। अगर कोई क्लाइंट आपसे खुश है और आपको मैसेज भेजा है कि बॉस आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे टाइम पे रिमाइंडर किया तो मैंने प्रीमियम भर दिया, वो उसका स्लाइड शो स्क्रीन शॉट लेकर आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं, और नीचे लिखिए कि माई कस्टमर इज़ सेटिस्फाइड विद माई सर्विस, ऐसा बोल के आप डालिए, आपको रेफरल ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो आप नोट कर लीजिए, विजिबिलिटी क्रिएट्स फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी क्रिएट्स ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट क्रिएट्स रेफरेंस। ये प्रोसेस है और आपको ये प्रोसेस में रहना है। विजिबिलिटी क्रिएट्स फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी क्रिएट्स ट्रस्ट, ट्रस्ट क्रिएट्स रेफरेंस। आपको एक एग्जांपल में, मेरा ही यूट्यूब चैनल का रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर एक कंटेंट था, वो आप देख लेना। रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर का जो कंटेंट मैंने वीडियो डाला था वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको ये बातें समझ में आएगी। आपको रेफरल का स्क्रिप्ट भी मैं देता हूँ कि कैसे मांगना चाहिए। सर मुझे आपके जैसे रिस्पॉन्सिबल लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद है। आपके सर्कल में और कौन है जो फैमिली प्लानिंग को सीरियसली लेता है? फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड फैमिली प्लानिंग, नॉट दूसरा वाला नहीं। हाँ, तो सर मुझे आपके जैसे रिस्पॉन्सिबल लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद है। आपके जैसे
आपके सर्कल में और कौन होगा जो आपकी फैमिली, उनकी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सीरियसली लेता हो, ऐसे मुझे 2 नाम चाहिए। ये एक स्क्रिप्ट था। दूसरा मैं आपको स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ और वो है, सर मैं पॉलिसी नहीं बेचता, मैं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करता हूँ। आप ऐसे कोई 2 लोग रेकमेंड कीजिए जिनको ये डिस्कशन करने में मज़ा आता हो। ये बोलने से आपका काम बन सकता है। तीसरा पॉइंट है, आपका ट्रस्ट ही मेरा सबसे बड़ा अर्निंग है। आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर जो है वही मेरा अर्निंग है। मुझे आप अपना ट्रस्ट बढ़ाने के लिए और 2 लोगों के नाम दीजिए। अगर आप मुझसे खुश है तो आप मुझे दे सकते हैं 2 नाम। अभी मैं आपसे क्लोजिंग मैसेज, मतलब रेफरल मांगने से पहले खुद को रेफरेबल बनाओ। क्या आप रेफरेबल हो? क्या आप वैसी पोजीशन में हो कि लोग आपको रेकमेंड करें? आप अपने आप को वो लेवल पे पहले लेके आइए, उसके बाद लोग आपको रेफरल देंगे। जब तक मैं वैसी पोजीशन में नहीं आऊँगा कि लोग मुझे देखकर, मुझे पहचान कर मुझे रेफरल दें, तब तक आपको रेफरल मिलने के चांसेस कम है। रेफरल मांगने से पहले खुद को रेफरेबल बनाओ। आप उस स्थिति में आ जाओ कि हाँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं लोगों की सर्विस देता हूँ, मैं लोगों का पोर्टफोलियो संभालता हूँ, मैं नॉलेजेबल शेयर करता हूँ, मैं एजुकेशन प्लानिंग शेयर करता हूँ, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग शेयर करता हूँ। आप खुद को वो लेवल पे बनाइए, बाद में रेफरल आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे। ठीक है। हर क्लाइंट एक पॉलिसी नहीं, एक पूरा नेटवर्क होता है। आपको हर क्लाइंट को अच्छी सर्विस देना, अच्छा काम करने से वो आपका नेटवर्क में काम आता है। वो आपके लिए पॉलिसी रेफरल्स क्रिएट कर, वो खुद आपके लिए बात करेगा, वो खुद आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। 1 इंसान से 5 इंसान तक पहुंचने का ये आसान तरीका। रेफरल्स आर अर्नड, दे आर नॉट डिमांडेड। आप डिमांड नहीं करना चाहिए, उसको कमाना चाहिए। रेफरल कमाने की चीज़ है, मांगने की चीज़ नहीं है। ध्यान में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैप्पी क्लाइंट्स आर योर अनपेड मार्केटियर्स। मतलब अगर खुश क्लाइंट होगा तो वो खुद आपका माल बेचेगा, आपको बेचेगा, आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। खुश होना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर को खुश होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट ट्रैवल्स फास्टर देन एडवर्टाइजिंग। जितना आप एडवर्टाइजिंग से आगे बढ़ना चाहोगे, उससे ज़्यादा विश्वास बनाने से आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट ट्रैवल्स फास्टर देन एडवर्टाइजिंग। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफरल इज नॉट ए नेम, इट इज ट्रांसफर्ड ट्रस्ट। रेफरल कोई नाम या कोई चीज़ नहीं है, ये एक विश्वास जो ट्रांसफ़र होता है कस्टमर्स आपके ऊपर से, कस्टमर का आपके ऊपर से जब ट्रांसफ़र होता है, तब वो तीसरे आदमी के पास जाता है रेफरल के लिए। दोस्तों, आज के सेशन का मेन पॉइंट्स फिर से अगर आप रिपीट करना चाहें तो ये वीडियो को फिर से देखिए, और मैं श्योर और गारंटी के साथ दे सकता हूं कि आपका काम बढ़ेगा। आपका इनकम बढ़ाना, आपका कमीशन बढ़ाना, यही मेरा मिशन है। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 बजे। और हाँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9850429955। दूसरा नंबर है 7262995501। दोस्तों, ये 2 नंबर है। 5:30 से 11:30 बजे तक आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरा जो वीडियो चैनल है उसका नाम मिशन कमीशन, चलो घर से निकलो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे 7:30। तब तक के लिए बाय।